कलाकार जितना जमीन से जुड़ा होता है वो कलाकार उतना ही बड़ा होता है। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही कलाकार से, जमीन से जुड़े हुए कलाकार से कराने जा रहे हैं जिन्होंने सफलता को बहुत करीब से देखा और संगीत की दुनिया में, गजल गायकी में, सूफी सिंगिंग में एक अपना अलग मुकाम बनाया। राजस्थान की मिट्टी का नाम रोशन किया, देश की मिट्टी का नाम रोशन किया और जहां भी जिसने भी उनका गाना सुना उसको बहुत सराहा और बहुत आशीर्वाद मिला बड़े बड़े लोगों का। तो ऐसे ही एक कलाकार हैं जिनको हम आज आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। उनका नाम है मोहम्मद वकील। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनको वेलकम करें। प्लीज वेलकम मोहम्मद वकील साहब। हेलो, नमस्कार मोहम्मद वकील साहब, कैसे हैं आप? विनीत जी, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और साथ में जो लोग आपके इस प्रोग्राम के जरिए मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत आदाब, नमस्कार। इस शेर के साथ हमारे सुनने वालों के लिए कि ऐ बादे सबा, जैसा विनीत जौहरी साहब आप जानते हैं कि बादे सबा यानी कि मॉर्निंग की फ्रेश एयर। तो ऐ बादे सबा, कुछ तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में, हम पलके बिछाने वाले हैं। वाह वाह साहब, वाह 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 वाह। वेलकम मोहम्मद वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपसे जो है किसी तरह से मुलाकात हो सके और आपकी जरा नवाजी कि आपने जो है वो हमारी जो मैसेज था उसको एक्सेप्ट किया और ये सिलसिला आगे बढ़ा और आपसे हम जो है रूबरू आमने सामने बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हम लोग दो कॉन्टिनेंट्स अलग अलग बैठे हुए हैं, लेकिन बातचीत ऐसे हो रही जैसे आप सामने ही बैठे हुए हैं, तो ये हमारी जो है खुशकिस्मती है। थैंक यू वेरी मच। ये आपका थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार है और एक आर्टिस्ट के लिए मोहब्बत है कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम को मुझे याद किया। आप खुद भी विनीत जी बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके साथ मुझे लाइव होने का मौका मिला है और जो ऑडियंस है उसको उनके सामने पेश होने का मौका मिला है। वाह सर, आप जहां से आप बिलोंग करते हैं, राजस्थान इंडिया में, जो कि एक ऐसा प्रांत है या ऐसा प्रदेश है जिसका म्यूजिक जो है अपने आप में एक खजाना है, जैसा मुझे लगता है। और कभी भी आप देख लो तो जो जो टॉप लेवल सिंगर्स होते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए सिंगर्स होते हैं, वो सब राजस्थान से होते हैं। और एक स्पेशल गाना जो है राजस्थान का, आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पधारो हमारे देश। वो अगर हम किसी तरह से इस प्रोग्राम की शुरुआत उसकी 2 लाइनों से कर सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। सर ऐसा ना करें, मेहरबानी नहीं, आप आदेश करें। अरे केसरिया ओ केसरिया 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 बालम आवो पधारो मारे देश रे, केसरिया बालम आओ पधारो मारे देश, है पधारो मारे देश, है पधारो मारे देश, केसरिया बालम आओ पधारो मारे देश। कलेजा जो है हाथ में आ जाता है। इतना सोलफुल सिंगिंग है सर आपकी कि बस ऐसा लगता है कि कलेजा हाथ में आ गया। बहुत मीठा, बहुत अच्छा, दिल को सीधे ठां करके लगने वाला गाना। सर थैंक यू वेरी मच।
इससे पहले हम और आगे बढ़े, गाने तो बीच में छोटे छोटे चलते रहेंगे, लेकिन आज का जो हमारा एम है वो आपको जानना है और आपसे बहुत सारी बातें करना है। तो सर शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। जब आप छोटे थे, आपका आपका जन्म कहाँ हुआ, घर में कौन कौन था, कुछ बचपन के बारे में बताएं अपने, जो शायद लोगों को नहीं पता हो। सर मेरी जो पैदाइश हुई वो एक ऐसी जगह हुई, ऐसे संगीत परिवार में हुई जहाँ सुरों की इबादत होती चली आ रही है। ये छठी पीढ़ी है जिसमें मैं गा रहा हूँ। वी आर फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली, जयपुर घराना। तो जो हमारे जितने बुजुर्ग थे वो महाराजा राम सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह के राज गायक थे। और संगीत ये कहिए कि विरासत में मिला है। और मेरे जो उस्ताद हैं जिनसे मैं गाना सीखता हूँ और हमेशा सीखता रहूँगा, बहुत ही मशहूर लोग हैं, उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब। लेकिन संगीत विरासत में मिलना जितनी बड़ी बात है, उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि आप उस विरासत को कैसे सँभालते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रियाज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप रिप्रेज़ेंट करते हैं घराने को, तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो मेरी पैदाइश इतनी अच्छी जगह पे हुई संगीत के परिवार में, और मैंने आँखें खोली तो देखा कि हमारे उस्ताद और जो हमारे नाना जी थे, स्वर्गीय उस्ताद अफ़ज़ल हुसैन जयपुर वाले, वो रियाज़ किया करते थे। तो जब मैं 5-6 साल का था, तो बस यही माहौल था। और मुझे याद है कि एक बार जौहरी साहब, मेरे जो गुरुजी हैं, उन्होंने अपने शागिर्द को बुलाया कि भई इधर आओ और एक कंपोज़िशन याद करो। क्योंकि मैं भी छोटा था, तो उस्ताद जी बताते हैं कि उस वक़्त मैं पास में बैठ गया। तो उस्ताद जी ने जब उसको याद कराई शागिर्द को, तो कहा कि बेटा कल याद आके और सुनाइएगा इसको आप। ठीक है उस्ताद। वो अगले दिन आए और उस्ताद जी ने कहा कि बेटा सुनाओ। तो बोले उस्ताद जी मुझे पूरी याद नहीं हुई, अभी थोड़ी-सी कम हुई है। उस्ताद जी ने मुझसे कहा, क्योंकि बच्चा तो बेधड़क होता है, निडर होता है, कुछ पता नहीं होता, कि बेटा तुम सुनाओ। मुझे फ़ौरन याद हो चुकी थी। तो मेरा शौक इस तरह का रहा है और हमेशा रहेगा संगीत का, कि जी। मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर मिला म्यूज़िक का कि जिससे शुरुआत से ही मुझे बहुत शौक रहा। और मैं जब तकरीबन 6 साल का था, तो पहला मेरा स्टेज परफ़ॉर्मेंस था एज़ ए चाइल्ड आर्टिस्ट। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे जो ग्रेट कंपोज़र जयदेव साहब और रवि साहब ने फर्स्ट अवार्ड दिया। ओह! वाह! 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 गुरु लोगों की बात हो रही थी, तो आपने बताया। और आपके जो घर में, जैसे आपका, अब तो हम लोग आपको मोहम्मद वकील बुलाते हैं, लेकिन जी। बचपन में आपका नाम क्या होता था? कोई और नाम था या मोहम्मद वकील के ही नाम से आपको बुलाते थे? कैसे बुलाते थे बड़े लोग आपके? मम्मी कभी-कभी वकील की जगह विक्की कह दिया करती थी। अच्छा। वकील से विक्की, तो कभी वो प्यार अच्छा, से ऐसा बोल दिया करती। अच्छा, 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 अच्छा। आपकी पढ़ाई जो है किस तरह की हुई है? क्या आपने एजुकेशन करी है? कुछ उसके बारे में बताएँ? सर देखिए, हर आदमी चाहता है कि वो बहुत काबिल इंसान बने बड़े होकर। लेकिन जी, मेरे साथ ये हुआ कि मेरी जो परिस्थितियाँ थी, मेरी जो अ, हालात थे मेरी ज़िंदगी के, उस जी, तरह के थे कि क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है। और ऐसा टाइम भी देखा है कि जब मैं रोड पे चलने के मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। हाँ, और हाँ। मुझे याद है कि मेरे पैर में एक बहुत बड़ा ज़ख्म था और ओह! मुझे ऑल इंडिया रेडियो जाना था ऑडिशन देने के लिए। मेरे हाँ, पास इतने पैसे नहीं होते थे जौहरी साहब कि मैं रिक्शा करके पहुँच जाऊँ या अपनी खुद की कोई व्हीकल हो। तो मुझे याद है उस तकलीफ़ में मैंने बस में सफ़र किया, जिसमें बहुत ही प्रॉब्लम थी उस बस में, खड़खड़ाती हुई जा रही थी। और उसके बाद एक दूसरी बस चेंज की, तो तब जाके किया। तो मुझे मेरी परिस्थितियाँ इस तरह की हालत की थी कि मैं 10th से ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, क्योंकि हमारे हालात इस तरह के थे और हमारी अच्छा, बहुत तकलीफ़ थी उस वक़्त हमारे लिए। तो पढ़ाई मेरी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकी। लेकिन मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि जिन-जिन लोगों के साथ मैं रहा हूँ, जी। जिन-जिन अच्छे लोगों के साथ मैं रहा हूँ, उनकी सोहबत का, उनकी सोसाइटी का असर मुझ पे काफ़ी पड़ा। और मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि म्यूज़िक के साथ थोड़ी पढ़ाई भी करता रहूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आप आपसे जितनी भी मैंने बातचीत पिछले कुछ दिनों में करी है, मुझे यही दिखाई देता है कि आप इतने डाउन टू अर्थ हैं। जिस सक्सेस को आपने देखा है, उसके बाद इतने डाउन टू अर्थ लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो कि आपके एक पर्सनैलिटी की बहुत पॉज़िटिव बात है। तो वो सर उसकी वजह 2 है, उसकी 2 जी। वजह हैं। एक तो ये कि घर के संस्कार। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत बाद में सीखो। हुँ, सबसे पहले तमीज़ और तहज़ीब सीखो। अगर जी, हम किसी को इज़्ज़त देंगे तो हमें इज़्ज़त मिलेगी। और जो आदमी स्ट्रगल करता है, बहुत तकलीफ उठाता है ज़िंदगी में, जी। वो आदमी कभी घमंड नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपना पास्ट याद है कि मैंने क्या-क्या देखा है। ये वजह है इसकी। जी।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक आप जब छोटे थे तो क्या किस तरह के खेल आप खेला करते थे? कुछ दर्शकों को बताइए। आई एम श्योर वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि मोहम्मद वकील साहब क्या खेल खेलते थे जब वो छोटे थे? सर देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा जो शौक रहा है हाँ। सारेगामा से आने से पहले तक भी क्रिकेट बहुत खेलता था मैं। अच्छा। ग्राउंड में जाके खेलता था और हाँ। ग्राउंड में जाके खेलता था और फर्स्ट डाउन मैं बैटिंग करता था अच्छा। और सब लोगों को पसंद आती थी मेरी बैटिंग। उसके अलावा मैंने खेला है, सितौलिया भी खेला है, हम्म। गिल्ली-डंडा भी खेला है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल यही मैं जानना चाह रहा था कि गिल्ली डंडा, कंचे, ये सब खेल खेले हैं। आई एम श्योर इंडिया जी, में कंचे भी खेला है। हम जो लोग थोड़ा सा भी जमीन से जुड़े हुए बच्चे होते हैं, उन्होंने सबने खेले होते हैं इस तरह के खेल। तो इट्स सो जी, जी, नाइस जी। टू मैंने भी हियर। खेला मैंने भी खाने खेला में है। क्या चीज पसंद है आपको? सर वैसे तो देखिए मेरी अपनी सोच ये है कि वक़्त पे जो मिल जाए, जो ऊपर हाँ। वाला दे दे, वही खाना चाहिए। लेकिन ऐसा फूड हो जिसमें ऑयली फूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो हेल्थ के लिए अच्छा हो। चाहे वो वेज हो या नॉन-वेज हो। लेकिन मुझे ज़्यादा अगर पसंद है तो मुझे फिश के आइटम्स पसंद आते हैं। अच्छा। हुँ, हाँ और चलिए बिल्कुल। सब्जियों में भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, अरे वाह, उड़द की अरे दाल की। वाह। अच्छा, वेरी गुड। आपने अभी अपने गुरु लोगों का नाम लिया, उस्ताद अहमद हुसैन साहब और मोहम्मद हुसैन साहब। तो क्या ऐसा संभव है कि उनको, अब कल गुरु पूर्णिमा थी, तो उन गुरु लोगों को एक ट्रिब्यूट छोटा सा कुछ कोई चीज आप सुना करके उनको देना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सर, मेरे वो गुरु ही नहीं है, मेरे माता-पिता से बढ़कर हैं क्योंकि गुरु का जो सम्मान और मान-सम्मान जो है वो माता-पिता से बड़ा है। जी। गुरु एक शब्द है विनी जौहरी जी, गुरु एक शब्द है संस्कृत का और इसके मतलब है गुरु के अंधेरा दूर करने वाला। बिल्कुल। तो बेशक गुरु अंधेरा दूर करते हैं और ज़िंदगी में उजाला आता है बच्चे की, जो भी सीखता है। तो कल गुरु पूर्णिमा थी, उनकी बनाई हुई एक गणेश वंदना है, ओह। जो मैं हर शो में ज़रूर गाता हूँ और यहाँ भी पेश करना चाहूँगा। ओह प्लीज। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसीदास कर जोर बसहु राम सिया मानस मोरे बसहु राम सिया मानस मोरे मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। वाह, गुरुओं को नमन। गुरुओं को जी, गुरुओं के बगैर तो गुरु बिना ज्ञान कहाँ। तो ये तो बिल्कुल गुरुओं को ट्रिब्यूट देना जो है प्रोग्राम के शुरू में बहुत अच्छी बात है। आपका जो सक्सेस स्टोरी है इट्स लाइक ए टेक्स्ट बुक। जो मेरे ख्याल से अगर कोई सक्सेस क्या है, अगर कोई जानना चाहे तो वो आपकी स्टोरी पढ़ ले और उसे ये समझ में आएगा कि एक प्रोग्राम जीतना, फिर मेगा फाइनल जीतना अपने आप में मतलब इस नॉट एन इजी थिंग। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपका मैं कहीं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने मेंशन किया कि आपका जगजीत सिंह साहब से बहुत साथ रहा।
तो कुछ उसके बारे में बताएं आप। जी सर, जगदीश जी के साथ मेरा एक ऐसा ऊपर वाले ने रिश्ता बनाया कि मैं पहली बार जगजीत सिंह साहब से सारेगामा की मेगा फाइनल में मिला, और उन्होंने जब मुझे सुना तो जाहिर सी बात है मैं उस कॉन्टेस्ट को जीता था। तो उसके बाद उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे कि जब भी मैं मुंबई जाता था तो मैं फ़ोन किया करता था, तो बोला आ जाओ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आ जाओ। तो कई बार मैं उनके साथ रहता था, बैठता था। एक बार उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा ब्रेक दिया था। जब राज बब्बर साहब के लिए एक सीरियल था, उसमें मुझे उन्होंने क्लासिकल बंदिश गवाई थी। साथ में जो पंडित जसराज जी, उनकी बेटी हैं दुर्गा जसराज जी, उनका एक शो होता है, उसमें राजकोट में जगजीत सिंह साहब ने मुझे अपने साथ गाया अपने से पहले, क्योंकि पहले जूनियर गाते फिर सीनियर गाते, और उस प्रोग्राम में उन्होंने मुझे इतना चांस दिया और अपने साथ-साथ रखा। उसके अलावा अगर आप मेरा वीडियो जैसे आपके पास है, अभी थोड़ा आगे जाके आप चलाएँगे, तो उसमें भी जगदीश जी ने मेरे लिए काफ़ी कुछ बोला है। जी। और मुझे याद है जब ईद के दिन मैं उनके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो ईद कुछ 1 हफ्ता पहले जगदीश जी ने कहा था भई फला डेट पे रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैंने कहा सर उस दिन तो ईद हो सकती है अगर चाँद हो गया, तो क्यों? ईद पे काम नहीं होता क्या? मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है। मैं डेफिनिटली, मुझे इससे बड़ी अपॉर्च्युनिटी मेरे लिए क्या हो सकती है कि मैं आपके म्यूज़िक डायरेक्शन में गाऊँ। तो विनीत जी कितने अच्छे इंसान थे, लाजवाब आर्टिस्ट थे, सभी जानते हैं। इंसान कैसे थे कि उन्होंने देखा कि बंदा अपनी फैमिली से दूर है, क्योंकि मैं जयपुर से हूँ, तो मैं बॉम्बे था, दूर हूँ फैमिली से, तो फैमिली वालों को मिस कर रहा हूँ, तो उन्होंने इसलिए अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, संगीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उन्होंने शीर खुरमा बनवाया, ताकि मुझे ये एहसास ना हो कि मैं दूर हूँ। और कदम-कदम पे वो हमसे कहते थे भई ये चीज़ करनी चाहिए, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो वो एक रहनुमा थे। और मुझे एक बड़ा अच्छा शेर आया है जगजीत सिंह साहब के, नज़र करना चाहूँगा मैं कि खुद को यूँ ख़त्म करके एक मैं ख़ार, खुद को यूँ ख़त्म करके एक मैं ख़ार, मुस्कुराता है और पीता है, जैसे हिंदुस्तान का फ़नकार अपने मरने के बाद जीता है। वाह! 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 क्या वो बात! हमेशा ज़िंदा रहेंगे अपनी ग़ज़लों के ज़रिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उन उन वो तो ख़ैर जगजीत सिंह साहब का जो एक मुक़ाम था वो बिल्कुल याद रखने वाला है, और आई एम श्योर जब तक तारीख़ रहेगी तब तक उनको लोग याद रखेंगे। जी, जी। अब हम आते हैं आपके जो सारेगामा का जो एक सफ़र था आपका, जिसमें 1997 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने जो है वो फाइनल जीता था, और उसके जी, बाद फिर मेगा फाइनल हुआ था जिसमें जो और धुरंधर सारे लोग थे वो जमा हुए थे। मैं उसका वीडियो क्लिप देख रहा था, तो मैं सिर्फ उसमें जो जो जजेस बैठे हुए थे उनको जी, देख जी। करके मेरा दिमाग घूम गया कि ये तो पूरी यूनिवर्सिटी बैठी हुई है म्यूजिक इंडस्ट्री की। उसका बड़ा एक अच्छा क्लिप वर्ड है यूज़ मेरे किया। पास, अगर आपकी इजाजत हो तो वो पहले क्लिप प्ले कर दें, फिर उसके बारे में आपसे सर बात प्लीज़, करेंगे। बिल्कुल। प्लीज़, प्लीज़। नंबर 1 जो है आज के मोहम्मद वकील। एक आवाज जिसे सुरों का वरदान मिला, एक बहुत खूबसूरत मोती चुन के लाए हैं जिसे ढूंढ निकाला गया राष्ट्रीय संगीत के मंच पर। मोहम्मद वकील जो है ये मेरे बेटों की तरह हैं। ये बहुत मजबूत, जिसको कहते हैं ना, परफेक्ट सिंगर है। I remember Mohammad Wakil. He gave an outstanding performance. I know he is a talented boy and he is a very, very good singer, very good range, and I wish him best of luck. दिल से कोई जुदा न करे। गाया है मोहम्मद वकील ने, एंड मोहम्मद वकील माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी लगी एल्बम। ये अच्छे कलाकार, ये डिजर्विंग कलाकार। जो लोग म्यूजिक को प्यार करते हैं वो गज़लों को प्यार करते हैं, और जो गज़लों को प्यार करते हैं वो मोहम्मद वकील को प्यार करते हैं। वकील को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और मुझे इनकी गायकी पे नाज है। मोहम्मद वकील खानदानी और आला फनकार है, तो खुदादाद फनकार है। सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों को उनकी अच्छी पहचान है। उनका नाम मोहम्मद वकील। बहुत खुशी की बात है कि ऐसे व्यक्ति से मिला जो कि इतने अच्छे गायक, इतना अच्छा गाना। मोहम्मद वकील गज़ल की दुनिया का भविष्य है और गज़ल की दुनिया का फ्यूचर है। बहुत ही शानदार फनकार हैं। फाइनल में मोहम्मद वकील साहब ने ये सब पे बाजी ले गए। बहुत ही होनहार गुलकार हमें मिले।
जी, ये तो ऐसा वीडियो है जिसमें जिन लोगों को देख रहे हैं वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, और जो आपकी तारीफ कर रहे हैं ये तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। प्लीज उस सफर के बारे में बताएं जिसमें बहुत सारे लोगों ने आपका हाथ थामा और आपको कामयाबी तक पहुंचाया उन्होंने, तो उन लोगों के बारे में बात करें और अपने इस सफर के बारे में प्लीज हमें शेयर करें हमसे। सर देखिए, जो कुछ भी आपने देखा, इतने लोगों ने बड़े बड़े लोगों ने जो बोला है वो सब इनका बड़प्पन है, मुझमें ऐसा भी कुछ भी नहीं है, ये इन लोगों की मानता है। और रहा सवाल सर मेरी जर्नी का, तो देखिए अगर 3-4 चीजें एक हो जाए तो आदमी सफल हो जाता है। ऊपर वाले का करम, उस्ताद का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, खुद की कड़ी मेहनत और लोगों का प्यार, दुआएं। तो जाहिर सी बात है, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे उस्तादों का बहुत आशीर्वाद है मेरे साथ, जिनसे मैं सीखता हूँ। साथ में मेरी जो मम्मी है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है हमारी वजह से, हम लोगों को पालने पोसने में। तो एक बड़ा अच्छा शेर है, बड़ा आपको पसंद आएगा, मैं चेंज करके सुना रहा हूँ उसको तरमीम के साथ, कि मुश्किल राहों में भी आसान सफर लगता है, मुश्किल राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। अरे वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और दूसरी तरफ कड़ी मेहनत जरूरी है। एक बड़ा अच्छा शेर है, देखिए 4 मिसरे हैं, एक क्वेश्चन है विनीत जी। वो कहता है कि बरसात, अक्सर आपने देखा होगा बरसात में कदमों के निशान नहीं मिलते, तो वो कहता है बरसात में कदमों के निशान ढूंढ रहा है, आवारा फजाओं में धुआं ढूंढ रहा है, किस्मत की लकीरें तेरी मेहनत में छुपी हैं, किस्मत की लकीरें तेरी मेहनत में छुपी हैं जी, हाथों की लकीरों में कहाँ ढूंढ रहा है। वाह 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 वाह। तो किस्मत की लकीरें सर बदलती हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो ऊपर वाले को आपके ऊपर दया आती है, और वो डेफिनेटली आपको आप पे करम करते हैं। और यही करम मुझ पे हुआ कि जब मैंने सारेगामा का पहले फाइनल जीता, उसके बाद मुझे पता नहीं था कि एक मेगा फाइनल भी होना है। और जैसा कि आपने इतना अच्छा वर्ड यूज किया कि जो जजेस की पैनल थी वो यूनिवर्सिटी, मतलब उनको देख के गाना बड़ा मुश्किल काम है कि हम इनके सामने क्या गा सकते हैं। अनिल विश्वास साहब, नौशाद साहब, फयाम साहब, वो भी नैयर जी, कल्याण जी, आनंद जी साहब, पंडित जसराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, परवीन सुल्ताना जी, जगजीत सिंह साहब। बट मैं आई एम वेरी लकी कि उन लोगों ने, इतने जो बड़े बड़े जजेस थे, उन्होंने हमें हौसला दिया। ऐसा नहीं किया जो आजकल होता है कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए और ऐसा कर दो, ऐसा गा दिया। नहीं, उन लोगों ने कहा नहीं, आप बस गाना गाइए, हम लोग कौन है ये भूल जाइए। और हमारे उस्ताद जी ने हमें ये तालीम दी है कि सबकी इज्जत करो, लेकिन इज्जत के साथ साथ जब खुद के गाने का नंबर आता है तो बड़ी पूरी मेहनत के साथ सुनाना चाहिए। तो खैर सर, वो मेगा फाइनल में मुझे याद है कि जब मैंने गाया तो ऊपर वाले ने मुझे ऐसी शक्ति दी, ऐसी ताकत दी कि मैं उस चीज के साथ जस्टिस कर पाया। और उन लोगों ने मुझे फर्स्ट अवार्ड दिया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उससे पहले विनीत जी, मुझे मेरे शहर में भी कोई नहीं जानता था, लेकिन मैं यहाँ तारीफ करना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर साहब गजेंद्र सिंह साहब की, जिन्होंने इतने लोगों को जमा किया, इतने महान लोगों को, और उनके सामने हमें इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि ना सिर्फ भारत देश, बल्कि भारत देश के अलावा भी जहाँ मैं जहाँ शोज करने गया, लोग मुझे बाय फेस जानते थे, और मेरे संगीत को पूरी दुनिया ने सुना और दुनिया ने सराहा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मतलब उन दिनों मैं यहीं पे था 97 में, और उस समय में और म्यूजिक, इस तरह के म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, वो कॉम्पिटिशंस शायद नहीं थे और चैनल्स पे। सारेगामा अपने आप में एक पहला था, और बहुत स्ट्रॉन्ग था वो ऐसा कोई हल्का फुल्का नहीं था। और उसमें जो पब्लिक वोटिंग होती थी ना, एग्जैक्टली जी, पब्लिक वोटिंग थी, ना कोई रोना धोना था, ना कोई ड्रामा था, सिर्फ म्यूजिक था। अब आजकल ड्रामा ज्यादा होता है, संगीत कम होता है ना, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, अब पब्लिसिटी स्टंट्स ज्यादा चलते हैं। उस समय में जो खालिस म्यूजिक होता था उसकी कदर होती थी, जो गा पाएगा वही आगे जा पाएगा, नहीं तो बाकी कोई रोने धोने से कोई वहां मतलब नहीं होता था उस समय में। और आपका नाम जो था वो जहन में बैठा हुआ था कि यस, ही वाज अ वंडरफुल सिंगर। जी, एक रिक्वेस्ट आ रही थी। अच्छा हाँ, जो आपकी कामयाबी के बाद आपकी एक और कामयाबी आई, जो फिल्म वीर ज़ारा में आपने अपने गुरु लोगों के साथ में एक कव्वाली जो है वो गाई थी। जब फिल्म में आपने गाया था तो कैसा, उस समय में आप जो है वो टीवी पे छाए हुए थे और फिल्म में फिर आपको गाने को मिला, तो वो एक कैसा एक अनुभव था, कैसा एक्सपीरियंस था, कुछ शेयर करना चाहें?
सर ग्रेट मदन मोहन साहब, म्यूजिक डायरेक्टर ग्रेट मदन मोहन साहब के जो बेटे वो सीईओ थे यशराज फिल्म्स में उस टाइम पे, और उन्होंने मुझे कॉल किया, मोहम्मद वकील ऐसे ऐसे करके एक फिल्म बन रही है और मेरे पिताजी के जो ऐसे कंपोजिशन जो फिल्मों में नहीं आ पाए थे उसको यश जी दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि तुम्हारे उस्ताद और तुम अगर उस कव्वाली को गाओ। मैं सर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जिनके नगमे सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, होश संभाला है, और उनकी एक कंपोजिशन अगर गाने को मिलेगी तो क्या बात है। तो हमने सर पहले उनकी मदन मोहन साहब की आवाज में वो कव्वाली सुनी और उसके बाद फिर उसको याद किया। जावेद अख्तर साहब ने इसको इतना खूबसूरत लिखा है और जाहिर सी बात शाहरुख खान साहब के लिए है। तो यश जी के बंगलों पे हम इसकी रिहर्सल करते थे, तो यश जी का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने कहा अरे आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन जो मेरा सीन है ना फिल्म का वो सुन लीजिए आप। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरी फीलिंग दूसरी चाहिए, मेरा सीन सुन लीजिए आप। तो जब हम लोगों ने सीन सुना तो हमें लगा नहीं इस गाने की फीलिंग दूसरी है, तो उस तरह से गाया। तो यश जी का बड़प्पन ये था कि विनीत जी, मुझे उनकी एक बात हमेशा याद रहती है। हमेशा आपने देखा होगा जो बॉस होते हैं वो ऑर्डर करते हैं जी। ये ला दो, वो ला दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन इतने डाउन टू अर्थ थे यश जी कि उन्होंने 3-3:15 बजे दोपहर में जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो संजीव जी ने कहा कि यश जी आ जाइए आप और गाना सुन लीजिए। वो 3-3:15 बजे के टाइम पे यश जी को काफी भूख लगी थी और उन्होंने इतना पोलाइटली संजीव जी से कहा, संजीव मुझे बहुत भूख लगी, प्लीज कुछ मंगा दो मेरे लिए। मैं गदगद हो गया, मैंने कहा इतने बड़े आदमी और उनका क्या तरीका था। तो ये फिल्म हमारे को मिली और जाहिर सी बात है इस फिल्म के बाद तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है मेरा, कोई ऐसा शो नहीं है जिसमें ये कव्वाली मैं ना गाता हूँ लोग ना सुनते हो। श्योर, ये कव्वाली है भी इतनी खूबसूरत और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पिक्चराइज किया, तो लोगों का आई थिंक हक बनता है आपसे रिक्वेस्ट करने का कि आप ये कव्वाली गा के उनको सुनाए, तो दैट्स सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन छोटा है, आप जवाब उससे भी छोटा दे सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन आप बड़ा भी दे सकते हैं जवाब अगर देना चाहें। तो आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी? सर देखिए, मुझे वैसे तो फिल्में मैं हमेशा देखता रहता हूँ, लेकिन ऐसी फिल्में ज्यादा देखता हूँ जिसमें कुछ मीनिंग हो। मुझे अभी मैं कैसे कहूँ, इतनी सारी फिल्में देख चुका हूँ मैं कि मुझे अभी तो कोई ऐसी फिल्म याद नहीं आ रही जो मेरे बहुत ज्यादा करीब हो, लेकिन मैंने फिल्म कौन सी देखी थी लास्ट, अभी मुझे याद नहीं रही, आपको बीच में कोई बात नहीं, फिर कमेंट्स में हम लिख देंगे बाद में। आपका म्यूजिक डायरेक्टर कौन से आपके फेवरेट कहे जाएंगे? हालांकि आई एम श्योर सारे ही फेवरेट होंगे, किसी को नाराज नहीं करना, लेकिन पुराने म्यूजिक डायरेक्टर की बात की जाए तो ऐसे लोग कि मतलब किसका बस एक से एक बढ़कर थे। मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, खयाम साहब, ओपन अय्यर जी, कल्याण जी आनंद जी साहब, शंकर जयकिशन जी, लक्ष्मीकांत बेहतर जी। आज अगर उठा के देखे हैं तो सलीम सुलेमान साहब बहुत अच्छे हैं, शंकर महादेवन साहब, विशाल शेखर जी, या रहमान साहब, और इनकी जो कंपोजिशन है ना इनकी सर, सलीम सुलेमान साहब की एक चक दे इंडिया की, वो बड़े दिल के बड़ा करीब है, वो मौला मेरे ले ले मेरी जान। बिल्कुल, उसकी रिक्वेस्ट अभी कहीं पे थी, वो अभी सुनते हैं थोड़ी देर में। वो रिक्वेस्ट किसी ने करी हुई है तो वो जरूर आपसे सुनेंगे, बहुत बेहतरीन गाना है सलीम साहब का जी। और आपके पसंदीदा एक्टर कौन होंगे अगर बॉलीवुड में पूछा जाए तो? सर मुझे दिलीप कुमार साहब बहुत पसंद है। अरे वाह, और एक्ट्रेस, हीरोइन? सर ऑल टाइम फेवरेट माधुरी दीक्षित जी। अरे वाह अच्छा, बहुत बड़ा फैन हूँ, और इत्तेफाक की बात है कि कोई बॉम्बे में शो होने वाला था जिसपे वो तशरीफ लाने वाली थी, मगर वो शो किसी वजह से हो नहीं पाया। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं कभी ना कभी उनके दीदार करूं और उनको अपना गाना सुनूं। अरे वाह, बिल्कुल, आई एम श्योर होगा। और सिंगर्स में मेल और फीमेल सिंगर कौन आपको अच्छे लगते हैं, किनको आप सुनना पसंद करते हैं? सर मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी। और आज अगर बात की जाए तो आज जो लोग बहुत सुरीले हैं उनमें सोनू निगम जी हैं, अरिजीत सिंह, जावेद अली। बिल्कुल। अच्छा, आपने मुझे लगता है अनगिनत कॉन्सर्ट्स किए होंगे, मुझे नहीं लगता कि गिनती होगी उनकी, क्योंकि कॉन्सर्ट्स में ही आप पूरी तरह से बिजी हैं और दूसरी तरफ एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग का एक अपना अलग एक्सपीरियंस, अनुभव होता है। तो हाउ डू यू सी दीज टू थिंग्स, लाइव कॉन्सर्ट्स
या स्टूडियो रिकॉर्डिंग, क्या आप प्रेफर करते हैं या दोनों सिमिलर हैं आपके लिए? क्या आपका एक्सपीरियंस है इन दोनों के बारे में? सर देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक पे आऊंगा वापस, कि जो लोग थिएटर के आर्टिस्ट होते हैं ना, वो लोग मंझे हुए होते हैं। इसी तरह म्यूजिक की बात होती है कि जो आदमी क्लासिकल म्यूजिक सीखता है और क्लासिकल म्यूजिक सीखने के बाद कोई चीज चुनता है कोई अलग जॉनर में, तो वो कुछ भी गाए, लेकिन जिसको कहते हैं हिंदी में शास्त्रीयता, वो उसके काम में हमेशा दिखती है। तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो की बात ये है सर, देखिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में टेक्निकल गेम ज्यादा है, उसमें टेक्निक के जरिए आप ज्यादा काम करते हैं। और लेकिन एक बात है कि अगर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप हैं तो अपनी गलतियों को दोबारा सुधार सकते हैं, और कोई टेक अच्छा नहीं हुआ तो आप उसको दोबारा कर सकते हैं, तिबारा कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं। लेकिन लाइव परफॉर्मेंस में जो आपसे हो गया, कमान से तीर निकल गया तो निकल ही गया। तो ये ऐसा काम है कि जैसे कि हवा में गांठ बांधने जैसा। ये लाइव गाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, और लाइव वही गा सकता है जिसने अपने गुरुओं से सीखा हो, और जो आदमी बहुत अच्छा ट्रेंड सिंगर हो वो लाइव में गा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एंजॉय किस चीज को ज्यादा करते हैं, लाइव को या स्टूडियो को? सर मैं दोनों करता हूँ। स्टूडियो इसलिए करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टूडियो इसलिए करता हूँ कि वहां से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। जैसे कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल विनीत जी विनीत जी, तो ये एक लेवल हो गया। तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम गाते हैं तो हमारा जो माइक से जो डिस्टेंस होता है वो इस तरीके से होता है कि हमें कौन से हाई ऑक्टेव में कैसे गाना है, तो वो टेक्निक अलग होती है। और लाइव में परफॉर्मेंस में तो यकीन मानिए विनीत जी, ऐसा होता है कई बार कि जब सुनने वाले बहुत अच्छे होते हैं तो कई बार हमसे कहा जाता है कि आपको 2-2.5 घंटा गाना है, लेकिन सुनने वाले इतने अच्छे होते हैं कि वो ऐसी जगह दाद देते हैं कि 3 घंटा गाने के बाद भी हम उनसे कहते हैं कि प्लीज हमें और गाने दो ना, प्लीज हमें और गाना है आज। तो दोनों का अपना मजा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं और आजकल क्या चल रहा है? लॉकडाउन कैसा जा रहा है और क्या इन दिनों काम चल रहा है, कुछ उसके बारे में बताएं हमें। सर लॉकडाउन जिस तरह से गया, उसमें पहले मेरे पास वक्त कम होता था रियाज करने के लिए, मैं 1 घंटा रियाज किया करता था। लेकिन जाहिर सी बात है जब लॉकडाउन हुआ तो रियाज 2.5 से 3 घंटा करना शुरू कर दिया। और उसके अलावा अच्छा संगीत सुनने से भी संगीत सीखने को मिलता है, तो अच्छा संगीत मैंने सुनना ज्यादा शुरू किया। उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित जसराज जी को सुना, फिर गजल में मेहंदी साहब, जगजीत सिंह साहब, गुलाम अली साहब, मेरे उस्ताद को तो सुनता ही हूँ। तो सुनना, गाना, उसके अलावा थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना जिससे गले पे असर ना हो, वो किया। साथ में मैंने कुछ 1 महीना पहले तकरीबन एक गाना मैंने रिलीज किया टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, और वो गाना था कोरोना के लिए, उम्मीद के लिए। अच्छा। तो वो गाना मेरा काफी पसंद किया गया, आप देख सकते हैं उसको, उसका टाइटल है उम्मीद। अच्छा। वो गाना मैंने गाना किया। उसके अलावा 1-2 और मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जो कोरोना के लिए ही है। वसीम बरेलवी का एक बड़ा अच्छा शेर मुझे लगता है सर इस कोरोना के टाइम के लिए, कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों जी, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। वाह। तो इस कोरोना को हराने के लिए देखिए जिस तरह से हमेशा अच्छे दिन नहीं रहते हैं, उस तरह से ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। हम सब पहले की तरह खुशहाल होंगे, निडर होंगे और एकदम बेखौफ होके आएंगे, और जितनी रौनकें थी दुनिया की, मैं मालिक से दुआ करता हूँ कि वापस लौट के आ जाएं। लेकिन एक मेरा पैगाम भी है विनीत जी, वो ये है कि ये जो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम मैं दुआ करता हूँ कि खत्म हो जाए और सब कुछ भुलाकर हम पहले की तरह एक हो जाएं। और हम एक होंगे तो ये कोरोना क्या है, किसी भी चीज को हरा सकते हैं। और मुझे एक बड़ा अच्छा एक थॉट हमारे कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक शेर याद आया। कृष्ण बिहारी नाम था उनका और उनका तखल्लुस था नूर। वो कहते हैं कि जिक्र काबा लब पे आए, जिक्र काशी साथ साथ, जिक्र काबा लब पे आए, जिक्र काशी साथ साथ, बात तब है जब नमाज और आरती हो साथ साथ।
वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो वो दौर देखा है जब ये आरती और नमाज साथ साथ हुआ करती थी। कुछ सर कुछ आपने वो दौर देखा है, आपने वो दौर देखा है, और मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि मेरे इस प्रोफेशन, देखिए हमारी प्रोग्राम की शुरुआत गणेश वंदना से होती है। बिल्कुल साथ में मैंने सारेगामा में एक संस्कृत की सरस्वती वंदना गाई थी, जिसको सब लोगों ने कहा कि हमें इस बात पे हैरत नहीं है कि एक मुसलमान सरस्वती वंदना गा रहा है। हमें इस बात पे हैरत है कि संस्कृत की सरस्वती वंदना जिसमें उच्चारण की गलती नहीं है। और उसके अलावा मुझे सर इस फील्ड में, संगीत के क्षेत्र में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, उनमें एक फैमिली है जिनके घर पे मैं 22 साल से बम्बई में रहता हूँ। उनका नाम है मिस्टर बदायूं वैष्णव। वो अपने घर पे मुझे बेटे से ज्यादा रखते हैं, वो जबकि नागर ब्राह्मण है, लेकिन मुझे अपने घर पे रखते हैं। जब कभी भी रमजान का महीना होता है तो वो मेरे लिए फ्रूट्स का अरेंजमेंट करते हैं, और जब कभी नवरात्रि होती है तो मेरे भजन से शुरू करते हैं। और उसके अलावा धीरेन्द्र दवे साहब, बकुल मनोज दवे जी, ज्योतिर्मय त्रिवेदी जी, कुलीन त्रिवेदी जी, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे इस फील्ड में सहारा दिया। तो हमारा कल्चर ही है कि हम एक दूसरे के साथ ही रहे हैं, एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे का साथ दिया है, सारे त्योहारों को मिलकर मनाया है, चाहे ईद हो दिवाली हो। और एक शख्स और है जिन्होंने मुझे बहुत एहसान किए हैं, नदीम तरीन साहब। तो कैलाश चरण जी हैं, तो जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो जरूरत है सर हमेशा एक रहने की, टूटने की नहीं, जोड़ने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही आप, बहुत अच्छी बात कही। ये मैसेज एक्चुअली जाना जरूरी, और म्यूजिक एक ऐसा मीडियम है जो डेफिनेटली लोगों को जोड़ता है, जिसमें धर्म और ये सब बातें बाहर हो जाती हैं अपने आप ही, और एक दूसरे से बहुत गहरा रिश्ता बनता है सुनने वाले और सुनाने वाले के बीच में। इसमें एक आपका रिसेंटली एक एल्बम आई थी, एक कसक जो थी, उसका एक गाना था बहुत खूबसूरत सा। तो क्या पॉसिबल है एक लाइन सुन पाए उसकी? जी मैं जरूर सुनाऊंगा, और साथ में ये भी आपसे शेयर करना चाहूंगा हमारी ऑडियंस से आपके साथ कि यूं तो मैंने परफॉर्म किया है इंडिया में और अब्रॉड में भी बहुत सारी जगह। लंदन तो मैं काफी बार आया हूँ। तो लेकिन मेरे दिल के सबसे करीब एक ऐसी कॉन्सर्ट है जिसको मैं भूलता नहीं हूँ। जब मैंने 19 मार्च सन 2001 में लता मंगेशकर जी के और दिलीप कुमार साहब के सामने कम से कम 2-2.5 घंटा गाया था। और मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि लता मंगेशकर जी की जब मैंने आशीर्वाद उनसे लिया तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने सारेगामा में जो चीजें गाई थी मुझे याद है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि उन्होंने मुझे याद रखा, जो माँ सरस्वती हैं। ये मेरी गजल थी, पहला एल्बम था मेरा कसक, और ये गजल बशीर बद्री की थी, और लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया और आज भी लोग इसको सुनते हैं। ये कसक दिल की दिल में छुपी रह गई, ये कसक दिल की दिल में छुपी रह गई। जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल में छुपी रह गई। जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में छुपी रह गई। ये मेरी गजल थी। बहुत बहुत अच्छे बोल, बहुत अच्छे हैं। ये कसक दिल की दिल में छुपी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई। वाह, क्या क्या बोल हैं। इसके अलावा आप मतलब सक्सेस को आपने इतने नजदीक से देखा, आप सक्सेस को किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि सक्सेस क्या है? किसे आप सक्सेस मानते हैं? सर जगजीत सिंह साहब ने गजल गाई थी और उसका मुझे शेर याद आया, उसमें बड़ा अच्छा ये थॉट है वो कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है जी, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जो लोगों को सक्सेस मिलती है वो ज्यादातर डाउन टू अर्थ होते हैं, उनमें घमंड नहीं होता, और जो लोग कुछ नहीं होते उनमें अकड़ होती है। तो जो फलों के दरख्त होते हैं, पेड़ होते हैं, वो झुके हुए होते हैं,
और जिनमें कुछ नहीं होता तन जाते हैं। तो इसलिए सक्सेस एक ऐसी परीक्षा है कि ऊपर वाला आपको दे के देखता है कि देखिए बंदे में ज़र्फ कितना है, ये कितना डाइजेस्ट कर सकता है। क्योंकि एक कहावत है कि हुस्न, ताकत, पैसा, शोहरत और इज्जत, हुस्न, ताकत, पैसा, शोहरत, इज्जत, इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, और जिसने डाइजेस्ट कर लिया वो हमेशा टॉप पे रहता है। तो होता ये सर कि वो एक बड़ा अच्छा शेर है बशीर बद्र का कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है जी। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, बहुत बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल, एक जाते जाते एक गजल है, वैसे उसका जो मीनिंग है वो तो थोड़ा सा डिफरेंट है कि आज जाने की जिद ना करो, फरीदा खानम जी का। लेकिन अब यह है कि समय खत्म हो रहा है और एक लिमिट है, तो जाते जाते इसकी 2-3 लाइनें अगर हो जाएं तो बस मजा आ जाए। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम भी सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उड़ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात तो इतनी मेरी मान लो, जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, जाने की जिद वाह 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 वाह, अगर आमने सामने होते तो एक बड़े अच्छे से आपको गले लगाते और आपका धन्यवाद करते, दूर हैं तो हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद कर सकते हैं। केसरिया बालों
केसरिया बलम आवनी पधारो हमारे देश केसरिया बलम आवनी पधारो हमारे देश ओ पधारो 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 हमारे देश पधारो हमारे देश रे ओ पधारो हमारे देश केसरिया बलम आवनी पधारो हमारे देश साजन आएरी सखी सोकाई मनवार करा है साजन आएरी सखी सोकाई मनवार करा थाल भरा गज मोतियाँ सो ऊपर नैन धरा केसरिया बलम आवनी पधारो हमारे देश सावण आवण कह गयो सो कर गयो कौल अनेक सावण 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 आवण कह गयो सो कर गयो कौल अनेक गिनता गिनता घिस गई भारी आंगनिया रे पधारो हमारे देश केसरिया बलम आवनी पधारो हमारे देश सब मुख देखे
सब मुख देखे चंद्र को, सब मुख देखे चंद्र को, सब मुख देखे चंद्र को, सो मैं मुख देखूं तो तुम ही हमारे चंद्र हो। सो मुख देखा सुख हो, केसरिया बलम आवोनी पधारो मारे देश। केसरिया बलम आवोनी पधारो मारे देश। केसरिया बलम आवोनी पधारो मारे इज़हार कर दिया, उसने तो हमसे इश्क का इज़हार कर दिया। हम तीन हर्फ बोल ना पाए कबूल के, हम तीन हर्फ बोल ना पाए कबूल के। तब से हर एक शाख तके झूम झूम के, तितली ने जब से चूम लिए होठ फूल के। सौदा किया था दिल का मगर जान ले गया, जान
ले गया है मुनाफा वसूल के, वो सूद ले गया है मुनाफा वसूल के। तब से हर एक शाख तके झूम झूम के, तितली ने जब से झूम